जय श्री कृष्ण आप सभी को। इस वीडियो में हम केसी सिन्हा क्लास 7 के क्लास 7वीं का जो एक्सरसाइज 5A है उसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये बीजीय व्यंजक है, ये जो चैप्टर है इसका नाम बीजीय व्यंजक है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ जानना जरूरी है। चर किसको बोलते हैं? जो बदलता रहता है उसे चर बोलते हैं। अचर उसको बोलते हैं जो नहीं बदलता है। चर का मतलब हुआ कि जितने भी आपके लेटर होते हैं ABCD के, उस रूप में कोई भी नंबर हो, x हो, p हो, y हो, t हो, तो वो चर हो जाता है। मतलब उसका वैल्यू, x का वैल्यू कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है। यानी x का वैल्यू समय समय पर चेंज होता रहता है। अचर कौन होते हैं? अचर जितने भी नंबर फॉर्म होते हैं, संख्या के जो फॉर्म होते हैं, वो सब अचर कहलाते हैं। जैसे 3, 4, 5 कहीं पर आप लिख देंगे तो वो बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो चर अचर समझ गए। अंक गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब बोल रहा है संख्या x को स्वयं उससे गुणा किया जाता है तो क्या होता है? तो हमें पहला का ए में क्या करना है? संख्या x को उससे गुना करना है। दूसरा में बोल रहा है संख्या x में से y को घटाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए पहला का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बोल रहा था संख्या x को स्वयं उससे गुना कीजिए, यानी कि ये तो संख्या x हो गया। इसमें क्या करना है? संख्या से ही, मतलब x से ही गुना करना है। तो आप जानते हैं जब हम x को x से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? x² मिल जाएगा। वैसे ही p को p से गुना करेंगे तो p² हो जाएगा, y को y से गुना करेंगे तो y² हो जाएगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था इसमें क्या बोल रहा था? इसमें संख्या x में से y को घटाइए। तो जब हम संख्या x में से y को घटाएंगे तो इतना ही हम लिख पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। बस x में से y घटेगा तो कुछ घट के निकलेगा नहीं रिजल्ट के तौर पर, इतना ही इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 1 का फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ कुछ इस तरीके से तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। x का वर्ग कर लेंगे और y का वर्ग कर लेंगे। वो वर्ग क्या होता है? 4 के ऊपर में अगर 2 कर लेते हैं तो बोल देंगे 4 का वर्ग हो गया। 5 के ऊपर अगर 2 लिख देंगे तो बोल देंगे 5 का वर्ग हो गया। उसी तरह x का वर्ग करना है और y का वर्ग करना है और फिर दोनों को जोड़ना है। उसके बाद है 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। तो 10 में से हम y और z के गुणनफल को घटाएंगे। कैसे करेंगे ये सब देख लीजिए। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था अपने पास, इसमें आपको बोल रहा था कि दो संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम x का वर्ग कर लेते हैं और y का वर्ग कर लेते हैं। अब बोल रहा है x और y के वर्ग को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए। क्या जोड़ने के बाद भी कुछ मिलेगा इसमें से? नहीं मिलेगा। बस यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। चौथा में क्या बोल रहा है? 10 में से संख्याओं y और z के गुणनफल को घटाया जाता है। तो 10 में से y और z के गुणनफल को घटाना है। तो y गुने z कर दीजिए। y और गुने z करेंगे तो जो भी मिलेगा हमारा वो y और z का गुणनफल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके आप आगे ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस yz। क्यों लिखते हो yz पता है? जब भी ये जो होता है अपना चर पद जो होता है, जो चर होता है, जो बदलने वाला होता है, जो ABCD के लेटर होते हैं, उसको जब आपस में गुना करेंगे तो ऐसे ही लिख दोगे। जैसे yz साथ में है ना, इसका मतलब है y गुने z। अगर p और t साथ में रहेगा तो इसका मतलब होगा p गुने t। x और y साथ में है, इसका मतलब होगा x गुने y। तो जब ये प्रॉबेबली हम ऐसे लिखते हैं, y गुने z क्वेश्चन हमें लिखवाया है ऐसे लिखने के लिए, तो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। समझे? अगर आप समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक के सभी पदों को लिखें। पद क्या होता है? देखिए पद का जो डिवीज़न होता है, बंटवारा जो होता है, वो कुछ इस तरीके से प्लस और माइनस में होता है, बाकी किसी में नहीं। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे तो देख लीजिए, ये पद है और ये पद है, समझ गए? क्योंकि बीच में प्लस है। ये भी आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और इसके ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं बीजीय व्यंजक, ये पूरे के पूरे बीजीय व्यंजक, इसमें पद की बात करें तो आपको जोड़ और घटाव का चिन्ह देखना है। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है। तो माइनस का चिन्ह इन दोनों के बीच में आया तो यहाँ पर 2 पद हो गए। बीच में फिर प्लस का चिन्ह आया और फिर एक ये आया तो ये
पद हो गए। क्या गुना और भाग भी मायने रखता है? तो गुना भाग मायने नहीं रखता है। अगर आप यहाँ 5 को देखें तो ये अचर है और b को देखें तो ये चर है, इन दोनों का गुना कर दिया गया। तो क्या ये दोनों बट गए? नहीं बटे, क्योंकि अगर मान के चलिए चाहे दो चर रहे बदलने वाले ए बी सी डी, ए और बी साथ में रहे तो इसका मतलब ए गुने बी है, या फिर एक अचर और एक चर रहे जैसे कि 4 रहे और ए रहे, तो इसका भी मतलब होता है 4a कहीं पर लिखा रहता है या 4x कहीं पर लिखा रहता है, इसका मतलब 4 का x से गुना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में भी गुना है, गुना है तो गुना के कारण पद का बंटवारा नहीं होता है। ये जो बट्टा का चिन्ह देख रहे हैं, बट्टा का मतलब भागा होता है, और भागा के कारण भी पद का बंटवारा नहीं होता है। तो पद का बंटवारा सिर्फ जोड़ और घटाव पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा था कि सभी पदों को लिखिए, सिर्फ पदों को ही लिखना है। तो 5x + 3y है, इसमें पद कौन कौन से हैं? पद 5x हो जाएंगे और एक पद 3y हो जाएंगे। आप लिखोगे कैसे इसे? तो इसे लिखोगे 5x, सिंपल आंसर के रूप में आप लिखोगे 5x और 3y। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह की जगह पर हम नॉर्मल 3y लिखे हैं, यहाँ पर तो समझे कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे हैं इसके पीछे, यहाँ पर तो प्लस है। तो देखिए दोनों के पास प्लस का ही चिन्ह है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, और प्लस का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 5x के साथ प्लस का चिन्ह था, इसीलिए हम पद के रूप में प्लस का चिन्ह नहीं लिखे। 3y के साथ प्लस का चिन्ह था, यहाँ पर प्लस लिखना ज़रूरी था क्योंकि ये दोनों पद को बांट रहा है, ये सवाल में है। लेकिन हमें इस पद को अलग मतलब बोल रहा है कि कौन कौन से पद है वो लिखने के लिए, तो 3y हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो बहुत अच्छा है। अब जब हमें इसमें जो पद है, ये दूसरा क्वेश्चन है 2a² - 3ab + 5b² x, इस तरीके से है ना। तो इसमें हमें पद ढूंढना है, तो हम इन पर सिंपल लिख देंगे, यहाँ पर सिंपल क्या लिख देंगे 2, क्या हो रहा है, हम सिंपल लिख देंगे 2a²। 2a² जो है 2a² ये एक पद हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए कैमरा पोर्ट्रेट फॉर्म में था और मैंने उसको गौर नहीं किया था, इसीलिए इस तरीके की दिक्कत हो रही थी, अब नहीं होगी। तो ये 2a² हो गया, ये एक अपना पद हो गया। दूसरा पद जो लिखना है, यहाँ पर देखिए जब प्लस का चिन्ह हो तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइनस का चिन्ह आपको लिखना ही पड़ता है, तो आपको लिखना है। फिर यहाँ चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस में है, तो ये सिंपल 5b² और x हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए। अब जल्दी जल्दी आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो अपना व्यंजक है, ये व्यंजक में ये जो व्यंजक है अपने पास, इसमें देखिए जहाँ जहाँ मैंने आपको बोला था, जहाँ प्लस दिखे माइनस दिखे उतने पद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ये माइनस है प्लस है, तो पद कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 पद हम लोग के पास हो जाएंगे। अब चर अचर जान लीजिए, जहाँ पर भी ए बी आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ 5 है, 5 तो अचर है लेकिन साथ में ए लग गया है, गुना हो गया ए का, इसीलिए अब ये चर हो जाएगा, ये बदलने वाला हो जाएगा बार बार। लेकिन 15 अकेले है तो ये अचर हो गया, ये बदलेगा नहीं। तो अब तो ये सब वैसे ही मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको काम देगा। अब इसमें जो लिखना है, हमें सिर्फ पद लिखना है। तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद -2ab हो जाएगा, तीसरा पद जो आपके पास हो जाएगा -b² हो जाएगा, और चौथा पद जो आपके पास हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 के साथ प्लस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी के साथ हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं इसको लिख देता हूँ। ये रहा आपके पास चौथा क्वेश्चन, और पद कैसे लिखना है आपको अच्छे से पता है, तो इस बार मैं आपको बिना बताए ही जल्दी से पद लिख देता हूँ। और ये हो जाएगा -5z, और यहाँ पर ये हो जाएगा 10। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ वो आपको काम आएगा, इसीलिए मेरे जैसे टीचर पर हमेशा आंख मूंद कर विश्वास का कड़ा कीजिए। देखिए इसमें वही चीज़ बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताएं तथा इसका वर्गीकरण करें। वर्गीकरण भी साथ में करना है। तो वर्गीकरण क्या होता है? ये जो होता है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8a का क्यूब है, तो इसे एक पद बोलेंगे। इसमें बीच में प्लस का चिन्ह आ गया तो ये 2 पद में डिवाइड हो गया, ये भी 2 पद है, ये यहाँ पर 3 पद हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको? निम्नलिखित में पदों की संख्या बताइए, 2 3 4 जो भी हैं, और उसका वर्गीकरण करिए। वर्गीकरण इन द सेंस कि आपको ये बताना है कि ये व्यंजक कैसा है। ये एक पदी व्यंजक हो जाएगा, ये द्विपदी व्यंजक हो जाएगा, ये त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। तो इसको इसी प्रकार से हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए।
तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें अब आप हमको बताइए कि कितने पद दिख रहे हैं आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक ही पद दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल एक लिख लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही आप बताइए ये कितने पदी हो जाएंगे, तो एक पदी व्यंजक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है एक पदी व्यंजक, हो गया काम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास, तो चलिए बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दो पद हैं, कितने पद हैं, तो दो पद, तो यहाँ पर दो लिख देंगे, और दो पद हैं तो ये क्या होगा, द्विपदी व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक। तो हम यहाँ पर सिंपल द्विपदी व्यंजक लिख देना है। अब आप हमें बताइए इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी दो पद हैं, और इसीलिए ये जो हो जाएंगे, इसमें भी हमें क्या लिखना है, दो लिख देना है पहले, और बाद में लिखना है द्विपदी व्यंजक। चलिए ये जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है तीसरा का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कितने पद हैं, तो एक पद, दो पद, तीन पद। तो ये कितने पद हैं, तीन पद, और व्यंजक कितने हो जाएंगे, त्रिपदी व्यंजक। तो त्रिपदी कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, त्रिपदी व्यंजक। चौथा क्वेश्चन में क्या है, तीन पद हैं, तो यहाँ पर सिंपल तीन लिख देना है, और फिर लिख देना है त्रिपदी व्यंजक। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देख लेना है। इस क्वेश्चन में कितने पद हैं, तो एक ही पद है, 6 का AB4 है ना। तो जब भी अचड़ और चढ़ साथ में रहे, पावर में कुछ भी रहे, तो इसका मतलब है कि वो एक ही पद है, और एक पद को हम सिंपल एक लिखेंगे, और यहाँ पर एक पदी व्यंजक लिखेंगे, एक पदी व्यंजक। यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा, जिसमें कुछ भी खास नहीं है, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इसको वर्गीकृत मतलब होता है बांटिए, मतलब उसको बांट कर लिखिए। तो ये जैसे देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में लिखना है। तो ये सारे व्यंजक आपके पास दिए गए हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर देख रहे हैं बीच में माइनस आ गया, तो दोनों को बांट दिया, तो ये द्विपदी हो गया, ये भी द्विपदी हो गया। यहाँ पर 2 बार माइनस आया है, तो कुल 3 को बांटा है टोटल, तो ये त्रिपदी है। यहाँ पर एक भी बार प्लस या माइनस नहीं आया है, तो ये एक पदी ही हो जाएगा। आपस में 7 का m से, फिर उसका n से गुना होगा, लेकिन ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये एक पदी ही होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजिली। तो ये रहा आपके पास चौथा का पहला, जिसको आपको सिंपल तरीके से लिखना है द्विपदी, क्योंकि दो पद हैं, तो ये हो जाएगा द्विपदी, सिंपल। और ये जो है इसमें भी दो पद हैं, तो ये भी हो जाएगा द्विपदी। यहाँ पर 3 पद हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिपदी। त्रिपदी व्यंजक हैं ये सारे के सारे। यहाँ पर 100 है, तो आप जान लीजिए 100 भी एक तरह का व्यंजक होता है, लेकिन ये जो होता है अचड़ व्यंजक होता है, जो बदल नहीं सकता, जो भी नंबर फॉर्म में अकेले रहेगा, जिसके साथ कोई भी चर वाला पद नहीं रहेगा, जो कि चर नहीं रहेगा, x y z जो भी रहे वो नहीं रहेगा, तो वो अचड़ हो जाता है। लेकिन व्यंजक पद तो वो भी होता है, तो ये जो हो जाएगा एक पदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पदी। ये जो है ये आपके पास 3 पद हैं टोटल, तो ये त्रिपदी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक पद है, तो ये एक पदी रहेगा। और यहाँ पर आपके पास कुल 3 पद हैं, तो यहाँ पर त्रिपदी इसको लिख दीजिए। समझ गए, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचड़ नहीं है, मतलब यानी कि चढ़ है, जो बदल सकते हैं, उन्हें हम चाटना है। अचड़ नहीं है तो क्या होंगे, चढ़ होंगे। और चढ़ किसको बोलते हैं, जो बदलता रहता है, और अचड़ किसको बोलते हैं, जो नहीं बदलता है। जैसे कि संख्या फॉर्म में जो भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उससे आगे भी, तो वो सब क्या होते हैं, अचड़ होते हैं। तो इसमें आपको छांटना किसको है, जो अचड़ नहीं है, यानी कि चर को छांटना है, और उसके संख्यात्मक गुणांक भी लिखना है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, ये x y + 4 जो है ये अलग है, 13 - y² जो है ये अलग है, 13 - y अलग है, 5y² अलग है। जहाँ 5y², अच्छा 13 - y + 5y² जो है वो अलग है, और फिर कॉमा लग गया है, तो ये वाला सब अलग है। तो कैसे इसको बनाते हैं वो देख लीजिए। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मेट आपको लिख लेनी है अपने नोटबुक में या कॉपी में, और उसके बाद आपको वो यहाँ पर व्यंजक लिख देना है। जैसे कि x y +
फूड है, एक्स वाई प्लस चार है। तो ये जो व्यंजक है इसमें उस पद को लिखना है जो अचर नहीं है, यानी कि चर है, वो बदलने वाले हैं। तो इसमें अचर तो चार हो गए और जो अचर नहीं है वो एक्स वाई है, तो हमें यहाँ पर एक्स वाई लिख लेना है और इसके गुणांक लिखने हैं, गुणांक संख्यात्मक गुणांक उसके बाद लिखने हैं। तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो गए, एक्स वाई यहाँ पर है, इसका मतलब हो रहा है अगर एक्स वाई साथ, मैंने पहले भी बताया था फिर से बता देता हूँ, एक्स वाई है साथ में, इसका मतलब है कि एक्स गुने वाई था जो गुना होकर एक्स वाई बन गया है। अब देखिए ये जो एक्स वाई है आपके पास, इसका समझ लेना है, इसके साथ इसके सामने कोई भी संख्या नहीं है तो इसके सामने एक छुपा हुआ है। ये जब भी आपको एक्स गुने वाई देखने को मिलता है, इसका तरीका से अगर आप देखें तो एक गुने एक्स गुने वाई होता है। ये बाद में इसे गुना जब करते हैं तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम एक्स गुने वाई को एक्स वाई लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छुपा हुआ होता है। तो एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ गए। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का जो दूसरा है। तो कुछ इस तरीके से आपके बाकी के प्रश्न हैं उसको मैंने साथ में ही लिख लिया। अब ये 13 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसमें वैसा पद बताइए जो अचर नहीं है। मतलब जो अचर नहीं है तो कौन है, किसको ढूंढना है, चर को ढूंढना है। जो अचर नहीं है उसको ढूंढना है तो चर वाला ढूंढेंगे। मतलब जो अचर तो 13 होता है लेकिन अचर नहीं है वो y है, तो हम उसको लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही भी बताया था जहाँ प्लस होता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्स वाई के साथ प्लस था, नहीं कुछ था तो प्लस था, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ माइनस होता है वहाँ हमें लिखना पड़ता है। अब ये बताइए माइनस वाई स्क्वायर है, इसका मतलब इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा माइनस एक होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन में आपके पास माइनस वाई स्क्वायर था, अगर इसको डिटेल में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे होगा माइनस एक गुने वाई स्क्वायर। जब इन सबको गुना किए तो माइनस वाई स्क्वायर के रूप में आया, इसीलिए इसका संख्यात्मक गुणांक जो हो जाएगा वो माइनस एक हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद वाला जो है उसमें बोल रहा है 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। इसमें जो अचर नहीं है, तो जो अचर नहीं है, अचर तो सिर्फ 13 है और अचर जो नहीं बदल सकता है, जो अचर नहीं है उसमें से माइनस वाई और 5 वाई स्क्वायर ये दोनों हैं, तो इसका हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई जो 5 वाई स्क्वायर। ये इसके वैसे पद हैं जो अचर नहीं हैं। अब देखिए माइनस वाई का जो संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा वो तो माइनस एक हो जाएगा, आप समझते हैं। दूसरा 5 वाई स्क्वायर, क्या है दूसरा, 5 वाई स्क्वायर। 5 वाई स्क्वायर का जो संख्यात्मक गुणांक है वो क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं। तो इसमें आप चाहें तो, आपको मैंने बोला था ना जोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉमा दे देना है जब भी आपको पद अलग करना है। तो चूँकि हमें पद अलग करना था और जोड़ में जोड़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हटा दिए, यहाँ पर कॉमा दे दिए। अगर माइनस होता तो उसको हम लिखते, तो ठीक है। तो जो अचर नहीं है ये हो गया संख्यात्मक गुणांक माइनस वाई का, तो माइनस एक हो गया। वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 दे देंगे। समझ गए आप। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, जो अचर नहीं है, अचर तो 5 हो गया, जो अचर नहीं है वो ये दोनों हैं, तो इन दोनों को हमें लिख देना है ईजिली, 4p का स्क्वायर q, हाँ, और ये माइनस है तो माइनस तो लिखना पड़ता है, तो माइनस 3p क्यू स्क्वायर लिख लिए। इसका संख्यात्मक गुणांक पी स्क्वायर और क्यू जो है पी स्क्वायर इंटू क्यू, इसका संख्यात्मक गुणांक 4 है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं, और इसका -3 है तो यहाँ पर -3 लिखते हैं। तो इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन आपको बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। लगे हाथों क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यहाँ पर कुछ व्यंजक आपको दिए गए हैं, इसमें बोल रहा है x के अधिकतम घात को लिखिए। तो इसमें जो चर हैं, जैसे कि y भी एक चर है, x भी है, x है, y है, x है, सबको आपको देख लेना है। लेकिन इसमें x के ही अधिकतम घात लिखना है, तो आपको y को अवॉइड करना है, y की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ x पर गौर करिए। यहाँ पर x है, इसका घात 2 है, यहाँ पर x है, इसका घात कुछ नहीं है, तो हमें समझना है 1 है। यहाँ पर x है, इसका घात क्या है, 3 है, तो इसका अधिकतम x का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए। अब 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोल रहा है बहुपद, ये बहुपद है, समझिए, ये जो है बहुपद, बहुत सारे पद इसमें है, ये व्यंजक बोले या बहुपद बोले बात बराबर ही है। तो क्योंकि बहुपद इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे पद होते हैं। क्या होता है ना, ये भी एक पद है, 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 और जहाँ बहुत सारे होते हैं उसे बहु यूज करते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुपद
का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है। इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो x या y का घात नहीं पूछा है, तो मैं बोलूँगा आपसे कि क्यों पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास चर हैं, जो भी चर हैं चर के रूप में, वो तो सिर्फ x ही हैं, x के अलावा कोई और चर है ही नहीं। तो ये किसी और का घात क्यों पूछेगा, तो बहुपद का घात, तो बहुपद का घात पूछ रहा है। इसका मतलब जो एक ही टाइप का आपको चर मिल रहा है ना, x ही है सब हर जगह, तो x में से सबसे ज़्यादा वाला घात वाला ढूंढिए। तो सबसे ज़्यादा घात वाला x के पावर में 4 है, तो ये जो x के पावर में 4 है, ये क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा। तो छठा का पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ गए आप। इसको मैं लिख देता हूँ नोटबुक पे जैसे आप लिखोगे। तो छठा में बोल रहा था x का अधिकतम घात, तो x का अधिकतम घात तो आपने देखा ही क्या था, 3x के पावर में 3x के पावर में q था, तो q यानी कि 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। उसमें बोल रहा है इसका घात, सिर्फ घात भी पूछे तो सबसे ज़्यादा वाला आपको लिखना है, अधिकतम घात पूछे तो ठीक ही है, आप समझ ही जाओगे। लेकिन सिर्फ कोई बहुपद आपको दे दे, बोले कि उसका घात बताओ, तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा 4 था, तो 4 लिख दिए। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 7वां आप देखिए, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में सजातीय पदों को लिखिए। तो इसमें आप बोलोगे सर सजातीय क्या होता है, ऐसा ऐसा हिंदी डाल देता है जिसका कुछ मतलब ही नहीं पता होता है। अजीब भाषा है हिंदी। मैं बोलूँगा अजीब नहीं, बहुत प्यारी भाषा है हिंदी, जैसा लिखा रहता है और मतलब भी उसका वैसा ही होता है। सजातीय, जाति तो आप जानते हैं, और सजाति का मतलब होता है सेम जाति। इस सब में हमें सबका सेम जाति ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे देख लीजिए। मैंने आपको क्या बोला, सजाति यानी कि सेम जाति। तो 7वां का पहला क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए a और b, a के पावर में कुछ नहीं है और b के पावर में कुछ नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको अचर देखने को मिल रहा है ना, हैं तो पद के हिसाब से देखो तो सारे के सारे ही अचर हैं, लेकिन अचर में ये वाला अचर a भी अचर है, और 3 जो है अगर अलग कर दिया जाए इससे तो 3 एक चर हो जाएगा, है ना। तो चर अचर तो आप समझ ही गए अब। लेकिन इसमें से आपको देखना है कि जितने भी चर हैं, जितने भी चर हैं यानी ABCDEFGH जो भी हैं, जितने भी चर हैं उसको आप वो एक जैसा है कि नहीं। तो देखिए a के पावर में कुछ नहीं है, b के पावर में कुछ नहीं है, यानी कि a के पावर में 1 है, b के पावर में 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं है पावर में वहाँ पर 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई पावर वाला झंझट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। अब इसमें ढूंढना है, जैसे ये 3 AB है ना, तो AB कहाँ पर है, यहाँ पर AB नहीं है, AB नहीं है, AB नहीं है, तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर AB है। क्योंकि भले ही उल्टा पुल्टा हो गया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, मैं आपको बोलता हूँ कि 4 गुने 2 करो या 2 गुने 4 करो, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो AB जो है इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, A गुने B हो या फिर B गुने A हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो 3AB जो है और ये -5BA है, ये सजातीय पद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सजातीय पद। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3AB और साथ में लिखेंगे -5BA। तो बोलोगे सर सजातीय पद का क्या मतलब होता है, आप तो मतलब तो समझा दिए, लेकिन यूज़ क्या होता है। तो यूज़ सजातीय पद का वहाँ होता है जहाँ पर हमें जोड़ना घटाना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सिंपल -5BA नहीं होता, सिंपल 5BA होता, और यहाँ पर 3AB होता, और जब इन दोनों को हम जोड़ते तो 5 3 8AB हो जाता। यहाँ पर 3AB में से 5BA जा रहा है तो -2AB अपने पास आंसर के रूप में आ जाता। तो जोड़ना घटाना सजातीय पदों में आसान होता है, इसीलिए से इसकी ज़रूरत भी पड़ती है और इसीलिए आपको जानना भी चाहिए। इसमें सजातीय पद ढूंढना है, A² B है, तो देखिए A² वाला कहीं पर कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक Q है, यहाँ पर A के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन A के साथ यहाँ पर स्क्वायर है। क्या यहाँ पर B भी है, B भी है, और यहाँ पर भी B है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सजातीय पद हो जाएंगे। 2A² B -5B और यहाँ पर A का स्क्वायर, तो ये दोनों सजातीय पद हो जाएंगे। क्या तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता देता हूँ। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कि A का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर वाला ही दूसरा ढूंढेंगे। B के पावर में कुछ नहीं था तो कुछ नहीं पावर वाला ही दूसरा ढूंढेंगे। ये नहीं कि A का स्क्वायर था उसका सजातीय पद 1 के पावर में Q आप पकड़ लोगे, या B के पास कुछ नहीं था तो उसका सजातीय पद इसको ढूंढ लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इसके पावर में जितना है, B के पावर में 1 है तो B के पावर में 1 वाला ही होगा इसका सजातीय पद। A के पावर में स्क्वायर है यानी 2 है तो A के पावर में 2 वाला ही इसका सजातीय पद होगा। अब आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में किसी के पावर में कुछ है ही नहीं, यानी कि सबके पावर में 1 ही है, वही समझना है।
तो यहाँ पर P को P Q R है, यहाँ पर P Q और R और S है। S को देखें तो एक ही है, R को देखें तो एक ही है, Q भी एक ही के करीब में है, P बहुत सारे हैं। सो हम P पर फोकस करते हैं। मैं एक बार मिला लेता हूँ क्वेश्चंस को कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया है। नहीं, मैंने सब कुछ सही लिखा है। अब आ जाते हैं P वाले पे। तो इसका जो सजातीय पद हो जाएगा वो 2P एक लिख लेंगे, दूसरा है 5P, तो 5P लिख लीजिए। फिर इसमें आता है 3P। क्या आता है? 3, एक P भी है, हाँ 5P हो गया, एक P अकेले, हाँ ये गलती हो गई थी मेरे से, एक तो Q है ना, एक P अकेले हुए एक जगह Q के बाद। जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q के साथ P क्या है? अकेले है। तो वही चीज़ हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। तो P एक बार अकेले है तो इसको एक बार अकेले लिख लेंगे, और उसके बाद 3P है तो यहाँ पर 3P लिख देंगे। ये इसके सजातीय पद हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां तक बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्रेक लेंगे और दूसरे वीडियो में दूसरे पार्ट में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। इसमें बोल रहा है बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के, समान पद या असमान पद के। तो जैसे 1 और 100 यहाँ पर दिया गया है तो दोनों समान पद के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि दोनों अचर हैं। क्या है? दोनों अचर हैं। जितने भी संख्या होते हैं वो अचर होते हैं। जो अचर उसको बोलते हैं जो बदल ना सके। तो 1 और 100 दोनों अचर हैं तो दोनों समान पद के हो जाएंगे। यहाँ पर -7x है और 5/2x है। ये दोनों अचर हैं या ये दोनों समान हैं या असमान? अगर देखें तो देखिए दोनों जो हैं वो चर हैं। क्या है? बोलोगे सर यहाँ पर तो 7 जो है वो अचर होना चाहिए ना, 5/2 अचर होना चाहिए ना। ठीक है, 7 का अचर होना चाहिए, 5/2 का अचर होना चाहिए, लेकिन गुना किसके साथ हो रहा है? चर वाले के साथ ना। जैसे ही चर वाले के साथ गुना हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा चर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो दोनों तो यहाँ पर चर ही हैं। अब इसमें आपको ढूंढना क्या है? ढूंढना ये है कि दोनों चर में पावर समान है कि नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर x के साथ कुछ ऊपर कुछ नहीं है तो पावर में क्या है? 1 है। यहाँ पर भी x के साथ कुछ नहीं है तो पावर में 1 है। इसीलिए ये जो हो जाएंगे समान पद हो जाएंगे। अब इसको आप देख लीजिए 4m²p, 4mp²। तो ये दोनों तो चर थे लेकिन क्या हो गए? पावर अलग अलग हो गई। यहाँ पर m के पावर में 1 है और यहाँ पर m के पावर में 2 है। यहाँ पर p के पावर में 1 है और यहाँ पर p के पावर में 2 है, यानी कि पावर अलग अलग हो गई, इसलिए असमान पद हो जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा। अब हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 100 जो है दोनों अचर हैं, इसीलिए दोनों समान पदों के हो जाएंगे। तो हम लिख देते हैं समान पदों के। यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों ये दोनों अचर थे तो इसलिए समान पदों के हो गए। यहाँ पर दोनों तो चर हैं, लेकिन हम जब भी चर हमारे पास आएगा तो जो x होता है, p होता है, a b c d होता है, यानी कि चर के पावर को हमें देखना है। क्या करना है? हमें चर का हमेशा पावर देखना है। चर का पावर 1 है तो दोनों समान पदों के हो जाएंगे। चर का पावर 1 नहीं है तो दोनों असमान पदों के हो जाएंगे। तो ये दोनों के पावर 1 हैं, दोनों चर के यानी कि x के, तो दोनों हो जाएंगे समान पदों के। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या थे? पावर अलग अलग थे। m का यहाँ पर m के पावर में 2 है यानी m का स्क्वायर है, यहाँ m के पावर में 1 है, तो पावर अलग अलग हैं, इसीलिए ये हो जाएंगे असमान पदों के। क्या हो जाएंगे? असमान पदों के। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन तो इसमें 12xz है और यहाँ पर 12 के x के पावर में 1 है, z के पावर में 1 है, यहाँ x के पावर में 2 और z के पावर में 2, इसीलिए ये भी हो जाएंगे असमान पदों के। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।